हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर, मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में है ना। नर्वस सिस्टम क्या होता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, यहाँ से खूब सवाल आता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी इसी को हम बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। सिस्टम का तो मतलब आपको पता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, है ना। और नर्वस का मतलब ये होता है कि जो हमारा शरीर है उसको क्या करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। तो हम बोलेंगे नियंत्रण एंड समन्वय करना, है ना। आपका शरीर कैसे काम करता है वो नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है ना। और इसमें जो जो अंग भाग लेता है उस सारे ऑर्गन को अगर हम जोड़ दें तो उसी को हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम, है ना। आगे कैसे काम होता है हम जैसे जैसे बात करेंगे वो चीज़ें क्लियर होता जाएगा, है ना। ये जो नर्वस सिस्टम है वो तीन टाइप का है। एक को हम बोलते हैं CNS, एक को बोलते हैं हम PNS, है ना। एक होता है CNS, एक होता है PNS और एक होता है ANS। अब इसका क्या मतलब है, यानी नर्वस सिस्टम तीन टाइप का होता है। एक होता है CNS, PNS और ANS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हम इसको बोलेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS का मतलब है कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम। और ANS का मतलब है ऑटोनोमस, क्या है, नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, है ना। जो हमसे सवाल पूछा जाता है वो सिर्फ पूछा जाता है इससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, है ना। लेकिन हम दोनों बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात हम इस पर भी कर लेंगे, PNS पर भी कर लेंगे और ANS पर भी कर लेंगे, है ना। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं ब्रेन यानी दिमाग, और दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, दिमाग और मेरुरज्जु यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। तो अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ब्रेन पे, दिमाग पे। क्लियर। है ना, इसको हम बोलेंगे ब्रेन यानी दिमाग। किसका दिमाग, मानव का दिमाग। हम ह्यूमन का दिमाग पढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं कि गाय भैंस बकरी किसी का भी पढ़ेंगे नहीं, है ना। ये चीज़ है। अब जो इसका स्टडी करता है, अगर ब्रेन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा न्यूरोलॉजी, है ना। या जो डॉक्टर होता है दिमाग का उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। नहीं, यही तो है। तो ये आता है कि दिमाग को पढ़ने जो संरचना है या दिमाग का जो स्टडी है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। या न्यूरोलॉजी हम किसका स्टडी को बोलते हैं, तो आपको बताना है ब्रेन का, है ना। ये चीज़ है। अगर पूछेगा कि ये जो दिमाग होता है इसका लोकेशन कहाँ होता है, आपको पता है कि हेड में होता है ना। तो हेड के जो ऊपर जो दिखता है वो होता है क्रेनियम वाला पार्ट, क्रेनियम,
है ना, जिसको आप खोपड़ी बोलते हैं। भाई क्रेनियम में कितना हड्डी होता है? 8 हड्डी होता है, 8 बोन होता है ना, उसके नीचे पाया जाता है ना, यानी क्रेनियम के नीचे ये चीज़ है ना। तो ये हो गया इसका लोकेशन। बेसिकली ये क्या है, ये हेड में। अगर पूछेगा कि इसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है ना, यानी दिमाग का जो वजन है वो कितना होता है, तो ये होता है लगभग 1300 से 1450 ग्राम के बीच, यानी लगभग 1.5 kg आप मान सकते हैं, है ना। और अगर पूछेगा कि जो ये जो खोपड़ी है इसमें अगर ब्लड का मात्रा कितना होता है, क्योंकि 1 से 1.5 लीटर ब्लड सिर्फ किस में होता है, वो होता है दिमाग में, है ना, यानी हेड वाला पार्ट में। बेसिकली हम इस पर और बात करेंगे। अगर पूछेगा कि टोटल बॉडी वेट यानी वजन कितना है, 1300 से 1450 ग्राम, ये टोटल बॉडी वेट का कितना होना चाहिए, टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का लगभग 2% होना चाहिए, क्या, दिमाग का जो है वजन उतना होना चाहिए, है ना। और ये जो ह्यूमन का जो दिमाग है सबसे इंटेलिजेंट दिमाग मानव को ही माना जाता है ना, सबसे तेज, क्योंकि जो चीज़ का दिक्कत है वो चीज़ मानव क्या करता है, खुद इम्प्लीमेंट कर लेता है, खुद बना लेता है ना। तभी तो है, क्योंकि अगर दिमाग नहीं रहता तो इतना बड़ा हाथी है, हाथी के पास क्या है, दिमाग भी बड़ा है ना, माथा बड़ा है तो दिमाग भी बड़ा है, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है ना। इसलिए हम हाथी को भी पछाड़ देते हैं, किससे, बुद्धि से, इंटेलिजेंट माइंड से। माइंड होना, इंटेलिजेंट माइंड होना, दोनों दो बातें हैं, क्लियर, ये चीज़ है। और अगर पूछेगा कि आप अपने दिमाग का कितना % यूज करते हैं, जैसे कि बताया है कि आइंस्टीन ने बताया है कि हम अपने दिमाग का मैक्सिमम 3% ही यूज कर पाए थे, है ना। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो लगभग 2.5 से 3% तक क्या है यूज कर सकता है ना। इससे ज़्यादा आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाते हैं, क्लियर है। और हमारा जो दिमाग है वो कब कब काम करता है, वो 24 आवर, यानी हमेशा काम कर। ऐसा नहीं है कि आप सो जाते हैं तो दिमाग बंद हो जाता है, नहीं, उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें चलते जाता है ना। आप सपना देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, दिमाग ही तो काम करता है ना। तो ये है। और जब 24 आवर काम करेगा तो इसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगा, है ना। तो हमारी बॉडी का टोटल एनर्जी का वो लगभग 20% क्या है, दिमाग ही यूज कर लेता है, यानी खर्चा होता है ना। अब ग्लूकोज, इसीलिए आप देखते हैं कि ब्लड क्या लेके जाता है, ग्लूकोज लेके जाता है। कहाँ है ब्लड, लगभग 1 से 1.5 लीटर। और इसमें तो क्या चीज़, सारा चीज़ें मिला हुआ होता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्लियर है। तो टोटल एनर्जी का हम 20% क्या है, दिमाग यूज करता है, और बाकी 80% में पूरा जो है हमारा शरीर यूज करता है ना। ये जो दिमाग है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, वो है फैटीएस्ट ऑर्गन, यानी बसीय अंग है, यानी दिमाग में क्या है कि वसा की मात्रा ज़्यादा है, क्लियर है। और अगर पूछेगा कि इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट या यूनिट कौन सा है, ब्रेन का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, है ना। तो ये जो न्यूरॉन ही होता है ये काम करता है, तो हम उसी को बोलते हैं कि दिमाग काम कर रहा है ना। एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, न्यूरॉन काम कर रहा है ना। तो इसकी यूनिट भी है और इसकी क्या है, सेल भी है, या बोल सकते हैं कि जो दिमाग की जो कार्यात्मक इकाई है या कार्य करने वाला जो सेल है वो कौन सा है, वो है न्यूरॉन, क्लियर है। इतना बात आपको पता चल गया। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। इसकी जब इसके बारे में कोई पढ़ाई करता है तो उसको न्यूरोलॉजी। इसका लोकेशन कहाँ है, जो क्रेनियम वाला पार्ट है, जो खोपड़ी के नीचे पाया जाता है, क्लियर है। हम इस पर और बात करेंगे, है ना। और क्रेनियम में कितना हड्डी होता है, 8 हड्डी होता है ना। अगर पूछेगा कि ये दिमाग का वजन कितना होता है, 1300 से 1450 ग्राम तक,
है ना। और ये जो टोटल बॉडी वेट का कितना 2% है ना। और इसमें जो ब्लड पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर तक। और सबसे जो है ना इंटेलिजेंट माइंड है इतना भी प्रजाति में, तो सबसे जो विकसित दिमाग है वो है किसका, ह्यूमनों का है ना। और जो कितना है, लगभग 2.5 से 3% क्या है यूज करता है। दिमाग है वो 24 आवर काम करता है ना, हमेशा काम करते रहता है। और जो इससे इसीलिए क्या होगा कि टोटल एनर्जी का 20% क्या है, ये क्या है, दिमाग ही यूज कर लेता है। क्लियर है। और ये जो ऑर्गन है एक बसीय मात्रा यानी वसा की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पाया जाता है ना। और इसकी जो सबसे छोटी इकाई है या इसकी जो सेल है ये क्या है, ये न्यूरॉन है। क्लियर है। हम इसमें थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। न्यूरॉन या इसी को हम बोलते हैं कि तंत्रिका कोशिका है ना, ये है यानी नर्वस सेल है। अगर न्यूरॉन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो ये सबसे लंबी सेल है, यानी हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ना, सबसे लंबी कोशिका है यानी सेल है, यानी लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी है ना। यानी जितनी भी सेल है, सेल का मतलब है कि जैसे हम पढ़े थे अल्बुलाए, ये क्या है, कुपिका, ये क्या है, लंग्स का सेल है। हम पढ़े थे नेफ्रॉन, हम अब पढ़ रहे हैं न्यूरॉन है ना। तो ये जितनी भी सेल है हमारे शरीर में है ना, वो क्या है, उस सब में सबसे लंबी कौन है, वो है न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेफ्रॉन किसकी इकाई है, किडनी की। न्यूरॉन किसकी इकाई है, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की है ना। ये चीज़ें एक तो ये है। और ये सबसे मिनिमम रीजनरेशन पावर होता है, मिनिमम रीजनरेशन पावर, यानी सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका दिमाग में दिक्कत हुआ, चोट लग गया या कुछ भी कारण हुआ, तो सबसे कम जो है पुनः निर्माण की क्षमता होती है ना। ये चीज़ें अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण की क्षमता कहाँ होती है, तो होता है लंग्स में, वो होता है लीवर में, यकृत में है ना। और सबसे कम कहाँ, इसलिए आप देखेंगे कि लीवर अगर डैमेज भी हो जाता है तो फिर तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन ऐसा बात इसमें नहीं है। किसमें, न्यूरॉन में नहीं है, तंत्रिका तंत्र में नहीं है। और सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता का मतलब क्या होता है कि सबसे कम कोशिका विभाजन होगी। कोशिका विभाजन से ही तो नया कोशिका बनता है, नया सेल बनता है। ये बात हम सेल में भी कर लिए। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होगा, वो होगा क्या, लीवर में, वो होगा यकृत में। क्लियर। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर समझें तो ये शुरू में क्या होता है, ये करेनियम वाला पार्ट है ना, ये करेनियम है, यानी ये खोपड़ी है। ये क्या है, हड्डी है। टोटल कितनी हड्डी होती है, 8। उसके बाद इसमें लेयर होता है, 3 लेयर होता है ना। मेम्ब्रेन होती है और इसको हम बोलते हैं मेनिंजेस है ना, ये लेयर होता है। और इस लेयर को ऑब्वियसली बात है कि ये जो मेनिंजेस होता है, क्योंकि हम बोले कि ये 3 टाइप का होता है ना, यानी इसकी जो दिमाग की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं
मेनिंजिस। और इसमें कोई बीमारी होगा तो एक बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्लियर है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लेयर है ये कौन कौन सा लेयर है, हम जैसे बोले कि मेनिंजिस में क्या होता है 3 लेयर है ना, 1 2 3 है ना। एक को बोलते हैं हम पायामेटर, दूसरा बोलते हैं अर्चेनॉइड, और तीसरा होता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं ड्यूरोमीटर, है ना। ये चीज़ें हैं पायामीटर और अर्चेनॉइड, और ये होता है ड्यूरोमीटर, है ना। यानी सबसे जो अंदर है, यानी इस टाइप से आप समझिए कि ये अंदर है और ये है बाहर वाला। यानी बाहर में क्या है ड्यूरोमीटर, उसके बाद क्या है अर्चेनॉइड, उसके बाद क्या है पारामीटर। और ये क्या करता है, जो हमारा दिमाग है वो क्या करता है, दिमाग को सुरक्षित करने का काम करता है, ताकि कोई ठोकर लगे, कुछ चीज़ क्षतिग्रस्त से बचाता है ना। तो इस टाइप से इसका लोकेशन होता है। क्लियर है? ये है पूरा जो है वो है तंत्रिका तंत्र के बारे में, है ना। तो अब जो हम बात करेंगे उसके बाद शुरुआत होता है हमारा दिमाग का, है ना। तो अब हम बात करेंगे ब्रेन। ब्रेन, या इसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन ब्रेन। इसको हम 3 भाग में बांटते हैं दिमाग को। एक को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, यानी इसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क फोर ब्रेन। दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पश्च ब्रेन, पश्च या पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, है ना, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हिंड ब्रेन, यानी इसको बोल सकते हैं पीछे वाला। क्लियर है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और पश्च ब्रेन। आप समझिए इसको कि ये जो कान से ये कान तक है इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, और इससे जो कान से आगे वाला पार्ट है हम उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, पश्च ब्रेन या पीछे वाला ब्रेन, है ना, या इसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्लियर? ये चीज़ें हैं। अगर पूछेगा कि इसमें से सबसे बड़ा ब्रेन कौन है, तो सबसे बड़ा जो ब्रेन है वो है फोर ब्रेन, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये है। तो पहला चीज़ तो क्लियर हो गया, है ना। अगर हम इसी में थोड़ा सा और अंदर जाएं तो इसमें जो ब्रेन होता है इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक को हम बोलते हैं थाइलेमस, और एक को बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और दूसरा होता है सेरेब्रम। ये 3 भाग हैं, नाम भी सेम इसी टाइप से है ना। फोर ब्रेन को हम 3 भाग में बांटते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, है ना। कि मध्य ब्रेन का क्या होता है कि इसका डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ मध्य ब्रेन ही है। और तीसरा है वो होता है जो पश्च ब्रेन है, इसका भी 3 भाग है। एक को बोलते हैं हम पोन्स बेरोलाई, और एक होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, और एक होता है सेरेबेलम। ये दिमाग को आप 3 भाग में बांट सकते हैं, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है। सबसे बड़ा जो ब्रेन होता है वो होता है फोर ब्रेन, है ना। और उसके बाद सबसे छोटा होता है, ये क्या होता है,
ये होता है क्या चीज़, ये होता है मिड ब्रेन, है ना। और बीच वाला क्या है, ये है हिंड ब्रेन। ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। क्लियर है। फोर ब्रेन को 3 भाग में आप बांट सकते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, है ना। और हिंड ब्रेन को भी आप 3 भाग में बांट सकते हैं, पोन्स बेरुलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरेबेलम। क्लियर है। ये पूरा है दिमाग का स्ट्रक्चर। हम इसी चीज़ को फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये है, ऐसे है, और ये इस टाइप से निकला हुआ है। क्लियर है। आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, है ना। इसको पूरा, और ये जो पार्ट है ये पत्ती के जैसा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, और इसको आप इस टाइप से बंद कर दीजिए, है ना, पूरी तरीके से। ये है फिगर। ये जो फिगर है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, हम इसी को बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का 3 पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। और ये वाला जो है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। अगर पूछेगा कि इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इस तीनों में जो सबसे बड़ा है वो है सेरेब्रम, है ना। यानी फोर ब्रेन में जो 3 पार्ट है उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपको बताना है सेरेब्रम, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सबसे बड़ा, ये चीज़ है। उसके बाद आता है, हम उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, या मध्य मस्तिष्क बोल सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो ये आता है, ये वाला पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं कौन सा, इसी को हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, है ना। यानी हिंड ब्रेन में जो आता है, जो ये वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं पोन्स बेरोलाई, पोन्स बेरोलाई। ये जो है इसको हम बोलते हैं सेरेबेलम, यानी अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग। और जो ये है उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, है ना। ये है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा से जो जुड़ा हुआ होता है, इसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। क्लियर। ये बात तो आपको पता चल गया। लेकिन इसमें एक सवाल और आता है कि यहाँ से यहाँ तक एक आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मतलब है कि दिमाग की पूंछ, कौन कौन सा चीज़ें ऐड होता है। तो इसमें जो ऐड होता है, जो हम ये वाला बात किए, पहला क्या है, पोन्स बेरोलाई। कौन कौन सा चीज़ें ऐड होता है, जिसको हम बोलते हैं पोन्स बेरोलाई। दूसरा है, ये नहीं होता है, सेरेबेलम नहीं होता है, क्योंकि इससे ये जुड़ा हुआ नहीं है। इसको हम बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। और एक जो ऐड होता है उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, है ना। यानी ब्रेन स्टेम में क्या क्या ऐड होता है, पोन्स बेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा और मिड ब्रेन, है ना। ये है पूरा दिमाग का स्ट्रक्चर, है ना। कैसे कैसे काम करता है, इसका क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है, हम इस पर बात करते हैं एक एक करके, है।
पहला है वो है हिंड ब्रेन के बारे में, यानी हम बोलेंगे पश्च मस्तिष्क, और उसमें से हम पढ़ेंगे सेरेबेलम, या इसको हम क्या बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ये है ना। इसी को हम बोलते हैं छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन बोलते हैं, या इसी को नाम है छोटा दिमाग, है ना। अब कोई बोलता है ना कि छोटा दिमाग पर नहीं मारना चाहिए, तो वो जो छोटा दिमाग है वो कौन सा है, वो है सेरेबेलम, है ना। और ये कहाँ पर है, ये है पत्ती के आकृति के जैसा, क्या होता है, जुड़ा रहता है ना, जैसा कि आपने देखा है, ये चीज़ें है ना, ये बात है। अब अगर पूछेगा कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है बॉडी बैलेंसिंग का। बॉडी बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम टहल रहे हैं, अगर हम घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी हमारे इच्छा के अनुसार काम कर रहा है ना। यानी हम अपने इच्छा अनुसार बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्लियर है। और हम कंट्रोल का मतलब है कि हमारा कौन सा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है उसको, वो कर रहा है सेरेबेलम, उसको कर रहा है पीछे वाला मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन, है ना। तो ये करता है शरीर का संतुलन, यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने इच्छा अनुसार ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है, ये चीज़ें है ना। आप हाथ हिला रहे हैं, दुला रहे हैं, वो आपकी इच्छा पर है ना। अगर आप सोचिए कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, अल्कोहल लेता है, आप देखेंगे कि वो पूरा हिलते डुलते हुए आते रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो शराब पीता है तो उसका कौन सा बॉडी ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है, क्लियर। और जब सेरेबेलम जो कमज़ोर होने लगेगा तो इसका मतलब है कि जो बॉडी का जो बैलेंस है वो नहीं रहेगा। इसीलिए व्यक्ति क्या होता है, कहीं भी गिर जाता है। गिरना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे व्यक्ति को जो है गिरना चाहता है, नहीं, लेकिन उसका जो ये वाला जो हिस्सा है, जो पीछे वाला जो दिमाग है सेरेबेलम वाला, वो काम कम कर रहा है ना। इसीलिए तो बॉडी बैलेंसिंग का जो कार्य है वो ये कौन करता है, सेरेबेलम। या आ सकता है कि ऐच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है आपके शरीर में, तो करता है सेरेबेलम, क्लियर है। उसी में दूसरा पार्ट है, वो है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या कार्य करता है, ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शन यानी बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया का क्या मतलब है कि जो क्रिया आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता है, आप चाह भी लेंगे तब भी नहीं रुकेगा। जैसे खाना का पचना, आप चाहेंगे कि नहीं मेरा खाना आज नहीं पचेगा, हो गया बहुत काम, लीवर काम कर लिया, तो नहीं होगा। आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन ये भी घूमता रहेगा, है ना। रेस्पायरेशन ये भी घूमता रहेगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम जितनी बात पढ़े वो भी घूमते रहेगा। तो ये जो सारे चीज़ें हैं वो क्रिया है कि यदि ये काम नहीं होगा तो क्या होगा, आदमी मर भी सकता है। नहीं तो इनवॉलेंट्री रिएक्शन में तो ये क्रिया एक तो ज़रूरी है, जिसमें हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र,
अनैच्छिक क्रिया में क्या आ जाएगा, जैसे शोषण क्रिया, या हम बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र में जितना आता है, यानी जितना भी सिस्टम है, जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे पाचन तंत्र में जितना आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता जितना है ना, यानी ये वो क्रिया है जिससे क्या होता है यदि नहीं हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है कि हो ही जाती है। दूसरा चीज़ है कि एक वैसे अनैच्छिक क्रिया है जिसके वजह से आदमी अगर ना भी आए तब भी आप नहीं मरेंगे, है ना, जैसे हिचकी आया, ढकार आया या डकार आया, है ना, उल्टी आया, है ना, तो ये सब जो होता है, जो इंस्टेंट कोई भी चीज़ होता है छींक आ गया, तो ये भी जो क्रिया है वो कहाँ से होती है कंट्रोल, वो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। दोनों सवाल आता है कि अगर छींक आया है तो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है ना, तो कौन सा करता है, वो करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। दो चीज़ें हम पढ़ लिए, एक पढ़े सेरेबेलम के बारे में, सेरेबेलम के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में, उसमें हम पढ़े कि जो ऐच्छिक क्रिया है ना, हाथ हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं वो आपका इच्छा पर है, और जो बिना इच्छा का काम करता है, जिससे ये हिचकी आएगा कि नहीं आएगा, आप रोकना भी चाहते हैं तो नहीं रुकता है ना, तो ये चीज़ है, थोड़ा लेट से रुकता है, तो ये अनैच्छिक है, आपकी इच्छा के अगेंस्ट काम करता है। तो उस सारी क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्लियर है। अब इसमें एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पोन्स बेरोलाई। पोन्स बेरोलाई, पोन्स बेरोलाई जो कंट्रोल करता है वो सिर्फ करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी श्वसन तंत्र, यानी श्वसन क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, वो करता है पोन्स बेरोलाई। क्लियर है। तो हम हिंड ब्रेन में जो है हम तीनों चीज़ पढ़ लिए, सेरेबेलम जो क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंसिंग का कार्य करता है। एक हम पढ़ लिए कौन सा, मेडुला ऑब्लंगाटा, जो क्या काम करता है, वो काम करता है जो अनैच्छिक क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है। एक है पोन्स बेरोलाई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। उसके बाद है दूसरा ब्रेन है हमारा, वो है मिड ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, है ना। ये किसको कंट्रोल करता है, ये करता है सेंसरी ऑर्गन को। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, संवेदी अंग, वो अंग जो सेंस करता हो। क्लियर है। जैसे आँख से आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो आप सेंस कर रहे हैं क्या चीज़ें देखना है, क्या चीज़ें नहीं देखना है। कान से कोई चीज़ें सुन रहे हैं तो क्या सुनना है, नहीं सुनना है ना, अच्छा चीज़ बुरा चीज़, है ना। नाक से स्मेल आता है, स्किन से टच, गर्म हवा ठंडा, वो सब सारी जो चीज़ें होता है उसी को बोलते हैं हम सेंसरी ऑर्गन। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना। तो हमारे बॉडी में टोटल कितना सेंसरी ऑर्गन है, वो है 5। क्या क्या चीज़ सेंस करता है, यह है आँख यानी आई, कान ईयर, है ना, आँख कान, नाक जीभ त्वचा, है ना। नाक का क्या काम है, स्मेल का। जीभ का क्या काम है, स्वाद, टेस्ट, है ना। और त्वचा का क्या काम है, टेम्परेचर को, गर्म ठंडा, ये फील करवाता है, ये सेंस करवाता है। आँख का क्या काम है, वो है देखने का, विजुअलाइजेशन, विजुअल। और कान का क्या काम है, कान का काम है सुनना, सुनना। अब आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि क्या ये जो मिड ब्रेन है ये सारे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, तो जवाब है नहीं।
सिर्फ ये जो कंट्रोल करता है वो करता है आँख और कान को। क्लियर? यानी नाक, जीभ और त्वचा को ये कंट्रोल नहीं करता है। क्लियर? यानी अभी जो हम सिर्फ फिलहाल थोड़ा सा बात करेंगे आँख पर और कहाँ पे, कान पे। क्लियर? तो ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन को सबसे पहले तो ये है कि सबसे छोटा है, ये बात हम कल भी कर लिए थे। एक तो ये आँख का काम क्या है, विजुअलाइजेशन, आप देखते हैं, है ना, यानी विजुअल पावर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और इसका मतलब क्या है, जो कान का क्या काम है सुनना, है ना, हेयरिंग या हियरिंग, या इसी को हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर, या इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर, है ना। यानी बेसिकली देखना ही है, घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब कोई आपको आवाज़ लगाता है तो आपको ये भी समझ में आता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ये साइड से आ रहा है या ये साइड से आ रहा है ना। तो उससे क्या पता चलता है, डायरेक्शन, है ना। तो कान से सिर्फ सुनना ही नहीं होता है, उससे हमें पता चलता है डायरेक्शन। कोई भी चीज़ आवाज़ आएगा तो आपको पकड़ लेंगे कि नहीं आवाज़ यहीं से आ रहा है, तो डायरेक्शन बताता है, वो दिशा बताता है। दूसरा ये करता है, वो करता है बॉडी बैलेंसिंग का भी काम करता है, बैलेंस का भी काम करता है, बैलेंसिंग का कार्य करता है ना। तो कान का क्या हो गया, दो कार्य हो गया, एक तो सुनने वाला और दूसरा आप समझना है कि बॉडी बैलेंसिंग का भी काम ये करता है ना। तो ये हो गया मिड ब्रेन, सबसे छोटा दिमाग यही है ना। दिमाग में सबसे छोटा ये है, इसको छोटा दिमाग नहीं, छोटा दिमाग किसको बोला जाता है, सेरेबेलम को, है ना। तो अब जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है फोर ब्रेन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोर ब्रेन, यानी इसको हम बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और इसको हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक था थैलेमस, थैलेमस, दूसरा था हाइपोथैलेमस, और एक तीसरा है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। यही है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। हम सबसे पहले बात करेंगे, वो बात करेंगे थैलेमस पर। जैसा कि हम बात किए थे कि जो मध्य ब्रेन है, यानी जो हम बोल सकते हैं मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है वो किसको कंट्रोल करता है, वो करता है सेंसरी ऑर्गन का, यानी हम बोलेंगे संवेदी अंग। और संवेदी अंग टोटल कितना होता है, पाँच होता है। पाँच में क्या क्या था, आँख, कान, है ना, नाक, जीभ और त्वचा, यही था, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और ये दोनों जो कंट्रोल कर रहा था वो कर रहा था कौन सा, वो कर रहा था मिड ब्रेन, है ना। और ये जो तीन बच गया है सेंसरी ऑर्गन, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो तीनों बच गया है जिसको हम बोलेंगे नाक, जीभ और त्वचा, इसको कंट्रोल करता है थैलेमस। क्लियर है। अगर आपको बताए कि अगर आपको स्मेल में, है ना, अगर कोई भी चीज़ आप सूंघते हैं, अच्छा चीज़ बुरा चीज़, है ना, जैसे गुलाब का जो फूल है आप सूंघते हैं कैसा लगता है, तो वो जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, वो करता है थैलेमस। क्योंकि ये जो नाक का क्या काम है, नाक का काम है स्मेल, स्मेल को समझना, सुगंध। क्लियर। जीभ का काम है टेस्ट,
कोई भी चीज़ आपको स्वाद कैसा लगता है ना, खट्टा लगा, कड़वा लगा, कौन बताता है? वो जीभ बताता है। जैसा कि हम बात कर लिए हैं, कहाँ पे बात किए थे? हम बात किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। माउथ के बाद हम टंग्स पर के बारे में बात किए थे, और उसमें से हम बात किए कि जो हमारा जो जीभ है इस टाइप से है, जो आगे वाला जो पार्ट है वो कौन सा, वो मीठा लगता है। जो इस साइड वाला है वो क्या है, नमकीन है। बीच वाला क्या है, वो खट्टा लगता है। और जो लास्ट वाला है वो कड़वा लगता है ना। इस टाइप से हम बात किए थे। अगर आपको नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर ये वाला जो पार्ट है आप ज़रूर देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम। टेस्ट, मीठा लगेगा कि तीता लगेगा कि क्या लगेगा? त्वचा, त्वचा का मतलब है कि स्किन, स्किन। और स्किन का यहाँ पे मतलब ये होता है कि आपको गर्म भी लग सकता है, ठंडा लग सकता है, आपको पेन भी हो सकता है। पेन का मतलब यहाँ पर है एक्सटर्नल पेन, बाह्य दर्द। हो सकता है कि आपको कोई चाटा मारा और उस वजह से जो स्किन पर है वो दर्द हो रहा है ना। आपको कहीं से चोट लगा, वो दर्द लग रहा है। आपको गर्मी लग रही है, बाहर से आप कुछ भी चीज़ टच कर लिए, कुछ चीज़ छू लिए, तो क्या होगा? आपको क्या होगा? गर्मी महसूस होगा या ठंडा महसूस होगा। तो वो जो सारा चीज़ वो कौन बताएगा? वो बताएगा कौन सा? थैलेमस। क्लियर है? अगर आपका पेट दर्द कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक इंटरनल पेन है ना, वो यहाँ पे काम नहीं करता है। ये हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पेन का, बाह्य दर्द का। क्लियर है? तो ये है पूरा, वो है थैलेमस। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब यहाँ पर होता है आंतरिक तापमान। आंतरिक तापमान। यहाँ स्किन का मतलब बाह्य तापमान है ना। आपको गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है ना। बाहर से जो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, जो चीज़ आप टच कर पा रहे हैं उस वजह से होता है, उसी को हम बोलते हैं बाह्य तापमान को कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या है? आंतरिक तापमान को कंट्रोल करता है। क्लियर है? ऑब्वियसली बात है, लोकेशन इसका कहाँ होगा? माथा में भी होगा, फोर ब्रेन में ही है। आंतरिक तापमान, टेम्परेचर। अब आपको पता है कि आंतरिक तापमान को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हमारा जो शरीर का जो तापमान है कितना होना चाहिए? 37 डिग्री, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 37 डिग्री से हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जैसे अगर गर्मी में टेम्परेचर हो जाता है 40, ठीक है, और हमारा शरीर का टेम्परेचर है कितना? 37। तो अब हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, है ना? हाई टेम्परेचर से कौन सा टेम्परेचर? लो टेम्परेचर की तरफ। तो इधर से इधर जाएगा। यानी क्या है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगा? इस शरीर में जाएगा। अब शरीर को जो टेम्परेचर बना के रखना है, वो बना के रखना है 37 डिग्री। क्लियर है? लेकिन बाहर टेम्परेचर है 40। तो इस शरीर अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है कि कुछ गर्मी को रिलीज करता है। किस फॉर्म में? जो पसीना निकलता है। इसीलिए पसीना निकलता है ताकि क्या होगा कि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, पसीना बहाकर, है ना। इसलिए गर्मी लगता है तो पसीना निकलता है, और पसीना निकलने से क्या होता है कि जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। ठीक है? इसका रिवर्स सोच लीजिए। ये तो आ गया गर्मी का दिन। अगर मान लेते हैं कि ठंडी का दिन आ जाए तो ये कैसे रखता है? ठंड में मान लेते हैं टेम्परेचर है 10 डिग्री, बाहर टेम्परेचर है 37 डिग्री, सॉरी अंदर टेम्परेचर है 37। अब हीट का ट्रांसफ़र इधर से इधर होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो क्या हो कि निकल जाए, है ना। लगातार अगर हीट का जो ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम भी हो सकता है। लेकिन शरीर अपना जो मेंटेन रखने के लिए, जो आंतरिक तापमान को मेंटेन रखने, ये क्या करता है कि अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लेता है।
मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लेता है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो खाना है वो बहुत तेज़ी से पचने लगता है। इसलिए आप देखेंगे ठंडा में ज़्यादा खाना पचता है। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी लाना है ना। तो जब तक शरीर में जो कुछ प्रतिक्रिया नहीं होगी, रेगुलर नहीं होगा, तब तक गर्मी लगेगा ही नहीं, शरीर का टेम्परेचर उतना बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये मेटाबॉलिज्म को क्या होता है, वो तेज करता है। ये कौन करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस। क्लियर है? तो इस वजह से शरीर का जो आंतरिक तापमान है उसको क्या करने का, टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो काम करता है वो करता है हाइपोथैलेमस। क्लियर है? दूसरा पॉइंट इसमें कि अगर आपको लगे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है ना, तब भी इसको कौन कंट्रोल करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस। जिससे इसमें एक चीज़ और आ सकता है कि भूख, प्यास, या इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल पेन। इंटरनल पेन यानी आंतरिक दर्द। इंटरनल पेन का क्या मतलब है कि जैसा कि हम बताए आपको कि बाहर से कोई अगर आपको चाटा मारा है या किसी वजह से आपका जो शरीर है वो मान लीजिए गिर गया तो वो कट गया, तो वो जो दर्द हो रहा है वो हो रहा है कौन सा दर्द? ये हो रहा है एक्सटर्नल पेन। लेकिन अगर आपका पेट दर्द कर रहा है ना, सर दर्द कर रहा है, तो वो हुआ क्या चीज? इंटरनल पेन। तो उसको भी कंट्रोल करने का कौन काम करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस। क्लियर? अब जो नेक्स्ट है और लास्ट भी है वो है सेरेब्रम, या इसी को बोलते हैं हम पर मस्तिष्क। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है फोर ब्रेन का। आपको पहले ही बताए थे कि जो फोर ब्रेन होता है वो तीनों मस्तिष्क में सबसे बड़ा होता है। क्लियर है? चाहे वो कौन सा मस्तिष्क हो, फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो या हिंड ब्रेन हो, उस सब में जो सबसे बड़ा कौन होता है? वो होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का तीन पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। इस तीनों में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है सेरेब्रम। यानी ये टोटल का लगभग जो है 2/3 हिस्सा सिर्फ अकेले कौन होता है? सेरेब्रम होता है। बाकी 1/3 में वो दोनों होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट माइंड। इंटेलिजेंट माइंड यानी जितना भी चीज़ें आप सोचते हैं, है ना, कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ डिसीजन लेना है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सारा चीज़ें यही करता है, सेरेब्रम वाला पार्ट करता है। क्लियर है? या इसी को हम बोलते हैं मेमोरी। आपको किसी के बारे में याद आ रहा है, किसी व्यक्ति को आप रोड पर गए और देख रहे हैं और आपको लग रहा है इसको तो कहीं देखे हैं, इसका मतलब है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है पहले से जो फिट है वो कहाँ है? वही सेरेब्रम वाले पार्ट में ही है। क्लियर? अगर हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें से इस टाइप से होता है कि मान लेते हैं कि ये है ना, इसको क्या होता है कि ये 2/3 हिस्सा में होता है, ये सेरेब्रम वाले पार्ट है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना। इसको 4 हिस्सा होता है। हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सर आपको थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल, और इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और एक को बोलते हैं ओसिपिटल। इस टाइप से ये अलग अलग काम करता है। बेसिकली कौन सा काम है? वो अल्टीमेट क्या है? डिसीजन मेकिंग है, नया चीज़ सोचना है, किसी के बारे में सोचना है ना। तो वो सारा चीज़ें जो होता है वो ये होता है सेरेब्रम वाले पार्ट में, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। ये जो पार्ट बच गया है इसी को हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस यानी इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क का क्या मतलब होता है ना, मेमोरी में आप गाना भरा के रखते हैं या मूवी रखते हैं, है ना, जब ज़रूरत पड़ता है तो आप देख लेते हैं। वही चीज़ है कि आपको जो भी चीज़ याद होता है ना, वो सब कहाँ सेव होता है, वो होता है हिप्पोकैम्पस में। आप सुने होंगे मूवी में दिखता है कि इसका जो है कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा चीज़ पर डैमेज हुआ है, हिप्पोकैम्पस पे डैमेज कर दिया है, किसी को पहचान ही नहीं रहा है ना, क्योंकि आपका जो मेमोरी है वो क्या है, वो यही है हिप्पोकैम्पस। हार्ड डिस्क यहीं पे क्या होता है, स्टोर होता है, कौन सा, याददाश्त। क्लियर है, ये चीज़ है ना। तो ये है पूरा सेरेब्रम वाले पार्ट, है ना, यानी इसको बोलेंगे कि सबसे बड़ा भाग यही है फोरब्रेन में, है ना। तो इसके बारे में आपको इतना ही बात पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है, इतना से काम चल जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया ब्रेन वाला पार्ट। हम पहले ही पढ़े कि हमारा जो दिमाग है या जो नर्वस सिस्टम है वो 3 भाग में डिवाइड है। एक को हम बोलते थे CNS, एक को बोलते थे ANS और एक को हम बोलते थे PNS। कौन सा, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और ये क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम 2 भाग किए थे उसको हम बोलते थे, एक ब्रेन वाला पार्ट और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, मेरी रज्जु, है ना, ये है। तो हम पूरी तरह से जो है ये जो ब्रेन वाला पार्ट है उसको हम कर लिए। ब्रेन में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़े कि हमारा ब्रेन 3 भाग में डिवाइड है। कौन सा, एक को हम बोलते थे फोर ब्रेन, एक को बोलते हैं मिड ब्रेन और तीसरे को हम बोलते थे हिंड ब्रेन, है ना। इसमें सबसे बड़ा भाग ये है और इसमें जो सबसे छोटा है वो मिड ब्रेन है ना। और जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, उसमें सबसे बड़ा यही है। क्लियर है। तो ये पूरा ब्रेन का पार्ट हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु, ठीक है। आपको पहले ही बताए थे कि जो मेरु रज्जु है वो कहाँ से जुड़ा होता है। जैसा कि हम फिगर में बात किए थे कि इस टाइप से आपको एक फिगर बनाए थे और यहीं से क्या हुआ है कि ये निकला हुआ था। क्लियर है, इस टाइप से, है ना। तो ये जो निकला हुआ था, है ना, इसको बोलते थे मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी हम बोल सकते हैं कि पीछे वाला दिमाग से, जिसको हम बोलते थे पश्च मस्तिष्क। ये है, इससे जुड़ा होता है कौन सा, ये है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ही एक होता है तंत्रिका तंत्र, इस टाइप से होता है, ये तंत्रिकाएं होती है। और इस तंत्रिकाएं के ये जो दोनों साइड होता है इस टाइप से, है ना, क्या होता है, ये होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। यानी रीढ़ की हड्डी किसको सुरक्षित करने का काम करता है, तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र का मतलब किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। क्लियर है। और इसी में जो बीच वाला पार्ट में होता है, इसी में होता है लिक्विड भरा हुआ अंदर, है ना। ऐसे आप समझिए कि ये यही है तंत्रिका है, ये बीच में है और इसके बीच में क्या लगा होता है, ये हड्डी होता है सुरक्षित करने के लिए। कौन सा हड्डी, और इसी हड्डी को हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना। और इसी के जो बीच में होता है, ये दोनों साइड होता है, ये लिक्विड वाला पार्ट होता है ताकि सुरक्षित रहे ये दोनों साइड,
तंत्रिका तंत्र। और ये ऊपर ही किससे जुड़ा होता है? दिमाग से जुड़ा होता है। कौन सा दिमाग? इसको बोलते हैं पीछे वाला दिमाग, जिसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। यही तो है ना। पीछे वाला दिमाग को हम 3 भाग में बांटते थे। कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स मेडुलाई और सेरेबेलम, है ना। तो ये जो जुड़ा होता है ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से। क्लियर है? ये चीज़ है। और इसी को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सा आएगा? वर्टिब्रल कॉलम में आता है रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, और प्लस कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों आता है ना। ये है वर्टिब्रल कॉलम। इतना बात आपको समझ में आ गया है ना। अब होता क्या है कि हमारा शरीर में क्या है कि ये है मेन हड्डी, रीढ़ की हड्डी है जो पीछे वाला है। मान लेते हैं कि ये है रीढ़ की हड्डी, ये पीछे से है। क्लियर? और यहीं से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र सब जगह गया हुआ होता है। ठीक है, हमारा हाथ में, पैर में, शरीर में, पूरा बॉडी में। उससे क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई भी आपको गर्मी लगा है ना, आप कुछ गर्म चीज़ें छू लिए तो वो छू लिए तो क्या होगा कि वो आपका जो तंत्रिका तंत्र जो हाथ में है, यहाँ पर है टिप पे, वो टिप कहाँ पे ले गया? वो आ गया रीढ़ की हड्डी वाले पार्ट में। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ देगा? ये दिमाग को पहुँचा देगा। और दिमाग इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं वहाँ से हाथ हटा लो। फिर ये क्या करेगा? फिर यहाँ से वो तंत्रिका आएगा और उस तार वो वहाँ पे फिर यहाँ तक पहुँचाएगा, फिर आप हाथ हटाते हैं। वो क्योंकि बहुत तेज़ी से होता है इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। क्लियर है? यानी कि जो दिमाग और तंत्रिका तंत्र के बीच में कौन कार्य करता है? वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? यानी हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये इसका क्या काम है कि जो हमारा जो दिमाग है और हमारा जो तंत्रिका है, तंत्रिका का मतलब है कि हाथ का, पैर का, जहाँ से ज़रूरत पड़ेगा है ना, उसके बीच का काम करता है, वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। इन्फॉर्मेशन को कौन किया? इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया कौन? मान लीजिए हाथ, कि आपको गर्मी लगा, तो अब आप क्या करेंगे? इस गर्मी को कहाँ पहुँचा? स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचेगा। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ भेज देगा? दिमाग के पास। दिमाग फिर इसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके कि आप वहाँ से हाथ हटा लो, फिर ये यही बात किसको बोलेगा? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड फिर किसको भेज देगा? तंत्रिका तंत्र को। कौन सा तंत्रिका तंत्र? हाथ वाले तंत्रिका तंत्र को। फिर आप हाथ हटा लेते हैं क्योंकि आपको टाइम लगता भी नहीं है ना, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का तो एक काम ये है कि ये दिमाग और तंत्रिका तंत्र में सेतु का काम करता है। ये बात आपको पता चल गया। लेकिन ये जो तंत्रिका तंत्र है वही चीज़ हम बताए हैं, ये रिफ्लैक्स एक्शन का काम करता है। रिफ्लैक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। अब यहाँ पर समझना है, अब इसका क्या मतलब है भाई? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है कि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप हड़बड़ा गए और बिजली का तार छू लिए, नहीं होता है? किसी चीज़ से बच रहे हैं या किसी में आकर टकरा गए, नहीं होता है? गर्म चीज़ को टच कर लिए, यानी एकाएक होने वाला क्रिया जो आप सोच ही नहीं पाते हैं, इंस्टेंट हो जाता है ना। तो वो कौन करता है? वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। और उसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। एकाएक होने वाले क्रिया, इंस्टेंट होने वाला क्रिया, होने वाला कार्य है ना। ये जो रिफ्लैक्स एक्शन है, जो एकाएक होने वाला जो क्रिया है, इसमें क्या होता है कि दिमाग की कोई भूमिका नहीं होती है। और जब दिमाग नहीं होगा तो आप सोच ही नहीं पाएंगे, थॉट ही नहीं आएगा, है ना। ये एकाएक होता है और जब आप नहीं सोचते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो उसमें जो मेन रोल कौन अदा करता है? वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। हालांकि इसको बोलते हैं सेकेंड ब्रेन। इसको कौन सा ब्रेन बोलते हैं? सेकेंड ब्रेन। ठीक है, ये चीज़ें। तो एकाएक होने वाले कारण रिफ्लैक्स एक्शन के द्वारा जो क्रिया होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसमें कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड।
या उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्लियर है? ये चीज़ें या तो आ सकता है प्रतिवर्ती क्रिया या आ सकता है रिफ्लेक्स से, या क्या होता है इंस्टेंट होने वाला कार्य। तो यही है स्पाइनल कॉर्ड। ये तो हम पढ़ लिए CNS यानी CNS। CNS का मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हम ब्रेन के बारे में भी पढ़ लिए और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ लिए, मेरी रज्जू के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे PNS के बारे में, यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल का मतलब है परिधीय, चारों तरफ से क्या हुआ, घिरा हुआ है ना। और इसमें यही चीज़ आता है कि जैसे अगर ब्रेन है और ये है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये जो ब्रेन है यानी क्योंकि ब्रेन में जो नर्वस होता है यानी नर्व होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम नर्व। क्रेनियम नर्व, है ना। यानी खोपड़ी की तंत्रिका के द्वारा क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, वो क्या होता है, ढीला हुआ होता है ना। तो ये चीज़ है। और इसमें कितना पेयर होता है, ये 12 पेयर होता है। कौन सा पेयर, 12 पेयर किसका, क्रेनियम नर्व का, है ना। एक नर्व है, एक तंत्रिका है। और तंत्रिका का क्या काम है कि इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, कलेक्ट करना या इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। बेसिकली तार आप समझ सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में जो तंत्रिका होता है इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, है ना। और इसमें कितने पेयर होते हैं, इसमें होते हैं 31 पेयर। क्लियर है, ये चीज़ है। तो आपको इतना ही बात पता होना चाहिए, 31 पेयर होते हैं। दिमाग में कितना पेयर नर्व होते हैं, 12 पेयर। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कितना होता है, 31 पेयर, है ना। अगर नंबर पूछेगा तो ये 24 और ये 62। क्लियर है, बस इतना ही। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस का मतलब क्या है, स्वायत्त यानी स्वतंत्र, यानी नर्वस सिस्टम के अलावा यानी दिमाग से बाहर जो चीज़ें काम करता है, जो चीज़ें आप सोच पाते हैं। जैसे हमारा दिमाग 3 स्थिति में काम करता है। एक को हम बोलते हैं कॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, एक होता है सब कॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन, और तीसरा होता है अचेतन। चेतन का मतलब है कि जो आप सोच रहे हैं, जो सोचेंगे वो चीज़ें आ जाएगा। लेकिन अवचेतन में क्या होता है कि आपके दिमाग पर अगर आप जोर देते हैं तो वो आ जाता है। या दिन भर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रहा है ना, वो क्या होता है जो सब कॉन्शियस माइंड में क्या है वो फिट होता है। इसलिए क्या होता है कि आप रात में देखेंगे उसी से रिलेटेड सपना वगैरह देखते रहते हैं, है ना। ड्रीम आता है, अच्छा हो बुरा हो वो अलग हिस्सा है ना। तो ये जो काम करता है क्या चीज़, ऑटोनोमस, इसी के लिए बोलते हैं कि ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, इसमें हमारा जो दिमाग है वो कहाँ काम करता है, वो करता है अब कॉन्शियस माइंड में, यानी सब कॉन्शियस माइंड में, अब चेतन अवस्था में। इसमें क्या होता है कि ये हमारे क्या होता है कंट्रोल में क्या होता है, नहीं होता है
है ना। आप कुछ भी सपना देख सकते हैं, ड्रीम देख सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है नहीं है ना। यानी अवचेतन अवस्था में शारीरिक क्रिया को कंट्रोल करने का काम यही करता है। कौन करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है। और अवचेतन का मतलब क्या होता है कि आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर लगाएंगे तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये खतरा है। क्लियर है। और अचेतन में तो आता ही नहीं है ना, नहीं आता है। आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं आएगा। होता है नहीं, आप बोलते हैं कि अरे नया आइडिया आया, बोलता है नया आइडिया कुछ नहीं होता है, वो है अनकॉन्शियस माइंड में वो पहले से था। वो चीज़ें क्या होता है कि निकल जाता है गलती से, या कोई भी कारण है, या वैसा इन्वायरमेंट बन गया तो निकला, है ना। इसलिए आप बोलते हैं कि नया आइडिया आया। तो इसलिए फिलोसफी में बोलता है कि नया आइडिया कुछ होता ही नहीं। वही चीज़ क्या था, आपके दिमाग में पहले से था, लेकिन क्या हुआ, अनकॉन्शियस माइंड में था। क्लियर है। या सबकॉन्शियस माइंड में था, क्योंकि ये तो करंट में काम कर ही रहा है। क्लियर है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है, माइंड में काम करता है। अब इसी में जब स्वतंत्र कार्य करता है तो ये दो टाइप से कार्य करता है, यानी हम बात करेंगे इसको ANS वाले पार्ट में, है ना। और ये दिमाग कब काम करता है, ये करता है सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक, यानी इसको हम बोलते हैं अनुकंपी, ठीक है। और एक को हम बोलते हैं पारासिम्पैथेटिक, यानी इसको हम बोलते हैं पारानुकंपी, ठीक है। यानी कि जब आपका दिमाग क्या होता है कि आपके दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता है, जैसा कि हम बात किए, क्योंकि आप जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपका दिमाग कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आप डर जाएं, जैसे सपना में नहीं होता है, कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको बुरा लगेगा, आप कभी डर रहे हैं, है ना, आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। तो ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग सिंपैथेटिक फेज में चला गया है, शरीर उत्तेजित होता है, BP बढ़ जाएगा, हो सकता है आप डर रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें, हृदय की गति बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें है। और जस्ट इसका उल्टा है कि आप शांत होते हैं, शरीर शांत हो जाता है ना, BP आपका नॉर्मल चलने लगता है ना, आप डरते नहीं, आपको मज़ा आ रहा है। तो वो सब जो जितना भी चीज़ें हैं वो उसको हम बोलते हैं पारासिम्पैथेटिक, है ना। सिंपैथेटिक आपको उत्तेजित करता है ना, और ये क्या है, पारासिम्पैथेटिक आपका शरीर को कंट्रोल करता है, या रेगुलर करता है, या नॉर्मल करता है। क्लियर है। तो ये है पूरा, वो है क्या चीज़, ये है ANS। अब जो लास्ट में बच गया है वो बचा है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि काम कौन करता है, वो करता है न्यूरॉन। ब्रेन में का जो सेल होता है या यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन ही कार्य करता है। और न्यूरॉन कैसे कार्य करता है आपको समझना ज़रूरी भी है, और यहाँ से सवाल भी पूछता है, वो हम पढ़ेंगे न्यूरॉन का संरचना, है ना। क्योंकि न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन न्यूरॉन कैसे मैसेज ट्रांसफ़र करता है ना, हम उस पर बात कर लेंगे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन और न्यूरॉन क्या चीज़ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। यानी नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी यूनिट है, या जो सबसे छोटा पार्ट है, वो यही है ना। यानी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यही है न्यूरॉन,
है ना, यही कार्य करता है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन है। क्लियर है? 100 बिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, है ना, और 1 बिलियन में होता है 100 मिलियन, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा होता है। और ये सब पूरा काम क्या करता है? तो ये काम करता है मैसेज ट्रांसफ़र। मैसेज ट्रांसफ़र, है ना। जैसे इस टाइप से होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, जिसको हम बोल रहे थे मेरुरज्जु, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारा न्यूरॉन आया है ना, इस टाइप से, हाथ का, पैर का, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि है पैर का है, तो पैर में कुछ भी दिक्कत होगा तो इसका इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ चला जाएगा? ब्रेन के पास, है ना। यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा। फिर ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि कुछ करना है, जो डायरेक्शन देता है ना, क्या करना है, तो क्या करेगा? फिर ये यहाँ से मैसेज आएगा, फिर इस पर आ जाएगा, है ना। तो मैसेज का जो ट्रांसफ़र करने का काम है वो न्यूरॉन करता है ना। और ऐसा कितना है? ऐसा 100 बिलियन है। उनमें से एक क्या है? वो है न्यूरॉन, है ना। यानी 100 बिलियन को अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो न्यूरॉन काम कैसे करता है, न्यूरॉन की संरचना क्या है, क्या क्या चीज़ होता है, इस पर सवाल बनता है ना। तो हम उस पर बात करेंगे। अगर हम फिगर से बात शुरू करें तो ये इस टाइप से होता है ना, ऐसे है। क्लियर है? और ये वाला जो है, क्लियर है, क्लियर है। एग्जैक्टली फिगर नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझना होगा। ये है फिगर। इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हेड वाला पार्ट। न्यूरॉन का हेड है यानी सिर है। और यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि इसमें एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का काम क्या है? कंट्रोल करना पूरा बॉडी को, पूरा सेल को, है ना। और उसके बाद ये लगा हुआ होता है यहाँ पर, ये चीज़ है। और इसको हम बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल। क्या नाम है इसका? नेजल ग्रेन्यूल्स। नेजल ग्रेन्यूल। नेजल क्या है? नेजल एक नाम है ना, साइंटिस्ट का नाम है। उसके बाद इसमें होता है इस टाइप से, ये जो चांद के जैसा है उसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। और ये जो निकला हुआ है डेंड्रॉन से ही, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं है। अब आपको इसमें समझना है डेंड्राइट, है ना। ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। सबसे पहले आपको क्या है कि क्या क्या नाम होता है, यही सब अगर आपको पता चल जाए तो ये चीज़ें आपको पता चल जाए, है ना। और इसी में क्या होता है कि इस पर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ी होती है,
उसको बोलते हैं माइलिन शीथ, है ना। माइलिन शीथ क्या होता है? प्रोटीन का लेयर होता है। किस पर लेयर होता है? एक्सॉन वाले पार्ट पे, है ना। और इसी जो होता है ये है, और इस पर बीच बीच में क्या होता है? गांठें होती है। गांठें क्यों होती है? क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग बना करने के लिए, है ना, टूट ना जाए, प्रोटेक्शन के लिए भी आप समझ सकते हैं। इस टाइप से गांठें बनी होती है ना। और इस जो गांठ के इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। क्या नाम है? मान लेते हैं ये जो गांठ है, नोड ऑफ रनवियर, नोड ऑफ रनवियर। क्लियर? ये चीज़ें, है ना। इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। और यहाँ जो गैप है इस दोनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स गैप्स। साइनेप्स गैप्स है। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो निकला हुआ है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब। एक न्यूरॉन ऐसा दिखता है किसमें? माइक्रोस्कोप में, है ना। और उसमें ये सारा चीज़ें पाया जाता है। कौन सा बात? डेंड्रॉन और एक्सॉन वाला पार्ट। डेंड्रॉन में जो आता है एक न्यूक्लियस है जो सब चीज़ को कंट्रोल करता है ना। फिर नेजल ऑफ ग्रेन्यूल्स है। क्लियर है? और उसके बाद ये जो है फिर है नोड ऑफ रनवियर है ना। माइलिन शीथ है। ये क्या है? ये प्रोटीन है। क्लियर है? और इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो गैप है इसको बोलते हैं साइनेप्स गैप्स। और ये वाला जो पार्ट है ये है डेंड्रॉन वाला पार्ट। अब एक एक लाइन समझते जाना है कि ये क्या काम करता है या कैसे काम करता है। पहला चीज कि न्यूरॉन का जो कार्य है वो क्या कार्य है? मैसेज को ट्रांसफ़र करना। कहाँ पहुँचाना? दिमाग के पास। क्लियर है? कहीं से भी है, पूरा बॉडी में जो भी मैसेज आता है ना। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं तो ये जो मैसेज जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है? न्यूरॉन के थ्रू जा रहा है ना, दिमाग के पास। फिर दिमाग इन्फॉर्मेशन देता है तो सारा काम होता है। तो मैसेज को ट्रांसफ़र करना, पहला सवाल तो यही है कि इसका कार्य क्या है? मैसेज को ट्रांसफ़र करना। क्लियर? पहला चीज़ तो यही है, दिमाग में ये सेट कर लीजिए। लिखेंगे माइलिन शीथ। माइलिन शीथ ये एक प्रोटीन है ना। ये चीज़ें, ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है ना, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक कौन वाला पार्ट है? एक्सॉन वाला पार्ट है ना। और ये जो ऊपर है इसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल है, एक जॉन टर्मिनल, एक जॉन टर्मिनल। और इसको हम क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक गैप। और इसको हम बोलेंगे साइनेप्स गैप। सिनेप्टिक नोब है ना, इसको बोलते हैं साइनेप्स नोब। ये चीज़ें, ये है पूरा खेल। अब आपको एक एक करके कैसे काम करता है इस पर हम बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि मैसेज को ट्रांसफ़र करना है। तो ये मैसेज ग्रहण कहाँ से करता है? तो ये ग्रहण करता है डेंड्रॉन वाले पार्ट से, यानी ये वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो डेंड्राइट जो निकला हुआ है इसमें मैसेज सबसे पहले आता है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट बार लिखेंगे, क्योंकि सिर में आता है, तो सबसे पहले लेंगे डेंड्रॉन। इट कलेक्ट मैसेज को कलेक्ट कर लिया। क्लियर? यानी अगर पूछेगा कि फर्स्ट बार मैसेज कहाँ आया था, तो फर्स्ट बार आया था डेंड्राइट वाले पार्ट में, है ना। क्योंकि डेंड्राइट का भी भाग है, यानी फर्स्ट टाइम जो मैसेज है वो किस में आया है? डेंड्राइट्स वाले पार्ट में। क्लियर है? अब मैसेज क्या है कि इसमें आ गया,
अब ये वाला जो नेजल ग्रेन्यूल क्या करता है, ये आगे भेज देता है किस में, एक्सॉन वाले पार्ट में, है ना। ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, सिर वाला पार्ट है, और ये है एक्सॉन यानी पूंछ वाला पार्ट है। क्लियर है। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये जो नेजल ग्रेन्यूल है, ये वाला जो है बीच में, दूसरा बात है नेजल ग्रेन्यूल्स, ये क्या करता है, ये करता है प्रोटीन का सिंथेसिस। एनर्जी काम चाहिए तो एनर्जी तो चाहिए ना भाई, है ना। तो ये करता है, क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। और ये क्या है, आउटसाइड ऑफ क्या, आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर है ना, ये न्यूक्लियस से और इसके बाहर ही है वो जो रेड वाला है। क्लियर, ये चीज़ है, यानी एनर्जी देने का काम करता है नेजल ग्रेन्यूल। ठीक है। अब आता है, वो आता है एक्सॉन वाले पार्ट में। एक्सॉन जो पार्ट है आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल के जैसा है, सिलिंड्रिकल ट्यूब के जैसा है, और इसका काम क्या है कि मैसेज को आगे पहुंचाना, फॉरवर्ड करना, टू मैसेज रिसीव, मैसेज फॉरवर्ड, मैसेज फॉरवर्ड करना यानी आगे भेज देना, है ना। ये मैसेज आगे भेज दीजिए। अभी जो एक्सॉन वाला पार्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो है माइलिन शीथ। क्लियर है। पहला सवाल तो यही है, एक्सॉन वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ है। पहला चीज़ है माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ क्या है, एक प्रोटीन है। क्लियर है। पहला सवाल तो ये है। तो माइलिन शीथ क्या करता है, माइलिन शीथ तो एक तो इसको प्रोटीन है तो क्या देगा, एनर्जी देगा, प्रोटेक्शन देगा, है ना। तो ये कहता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। दूसरा बात, और ये क्या करता है, ये भी क्या करता है कि जितना तेजी से मैसेज ट्रांसफर हो गए, है ना। क्लियर। तो इसका भी काम है, क्या काम है, मैसेज ट्रांसफ़र करना, ये चीज़ है ना। पहला चीज़ तो आपको पता चल गया कि माइलिन शीथ का क्या काम है। एक तो इसके लेयर पर है तो सुरक्षा भी देना है, और दूसरा है कि इसका क्या है कि मैसेज को भी क्या करना है, ट्रांसफ़र करना, क्योंकि एक्सॉन का काम ही है मैसेज को तेज़ी से आगे बढ़ा देना, फॉरवर्ड कर देना। क्लियर है। एक्सॉन वाले पार्ट में दो चीज़ें था, क्या काम था, एक्सॉन का क्या काम था, मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना। मैसेज रिसीव किया कौन, डेंड्रॉन, यानी सबसे पहले किसमें आया, डेंड्राइट वाले पार्ट में, है ना। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो का नाम था माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, है ना। ये जो लेयर लगा हुआ है प्रोटीन का, ये क्या है, एक प्रोटीन का लेयर है ना। इसका काम क्या था, एक तो प्रोटेक्शन देना, और दूसरा काम क्या है, मैसेज ट्रांसफर। अब इसी में जो सेल होता है, यानी इसकी जो छोटी इकाई है, इसकी एक कोशिका होती है, इसमें कोशिका होती है, इसमें एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं स्वान सेल या गिलियल सेल, है ना। स्वान सेल और गिलियल सेल, ये क्या करता है कि ये जो छोटी मोटी जो होती है कोशिका विभाजन, हम क्या बोले हैं कि सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होती है, वो होती है न्यूरॉन वाले पार्ट में, है ना। तो ये जो काम करता है स्वान सेल और गिलियल सेल, ये करता है कोशिका विभाजन, है ना, जो भी छोटा मोटा होता है। और अगर ये जो कोशिका विभाजन ज़्यादा हो जाए या नियंत्रित तरीके से हो जाए, यानी यह नियंत्रित कोशिका विभाजन, तो क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्यूमर हो गया है, यानी क्या हुआ है, ब्रेन कैंसर, है ना। ट्यूमर का मतलब क्या है कि दिमाग में मांस बढ़ गया, है ना। तो किसकी वजह से होता है, ये होता है स्वान सेल या गिलियल सेल, और ये किस में होता है, ये होता है माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ किस में होता है, एक्सॉन वाले पार्ट में, है ना। ये तो हो गया डेंड्रॉन वाले पार्ट यानी हेड वाला पार्ट, और ये जो है पूरा उसको हम बोलते हैं कौन वाला पार्ट, एक्सॉन वाला पार्ट या पूंछ वाला पार्ट। क्लियर है। उसके बाद एक्सॉन में एक और बात आता है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर,
नोड ऑफ रनवियर। और नोड ऑफ रनवियर जो है ये भी क्या करता है कि मैसेज को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। मदद करता है, क्लियर है? यानी तीव्र गति से, जितना तेज़ी से मैसेज ट्रांसफ़र हो, क्लियर है? अब आपके दिमाग में आया होगा कि अब जो मैसेज है वो इस वाले पार्ट में पहुंच चुका है, एक्सॉन टर्मिनल में, है ना? ये पूरा यहाँ तक था एक्सॉन। तो अब जो मैसेज पहुंचा है वो पहुंचा है एक्सॉन का लास्ट में, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, इसमें पहुंच गया, है ना? और एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, और उसके बाद ये जो मैसेज है वो किस में चला जाता है? सिनेप्टिक नॉब में। सिनेप्टिक नॉब, और सिनेप्टिक नॉब के बाद कहाँ जाएगा? ये किस में है? ये है क्या है? यह है साइनेप्स गैप। साइनेप्स गैप्स, है ना? और उसके बाद ये जो होता है यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है। ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है ना? फिर उसी टाइप से तीसरा। उतना कितना है? लगभग 100 बिलियन है ना? ये मिल के कार्य करता है ना? तो यहाँ से क्या होता है कि पूरा जो न्यूरॉन है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो एक न्यूरॉन क्या होता है, ये सब काम करता है, उसी टाइप से सभी न्यूरॉन काम करते हैं, 100 बिलियन, क्लियर है? तो ये यहाँ से कहाँ, कौन सा वाले पार्ट में जुड़ जाता है? ये डेंड्रॉन वाले पार्ट में। और डेंड्रॉन वाला पार्ट कौन है? यही तो है डेंड्रॉन वाला पार्ट, क्लियर है? यानी एक न्यूरॉन जहाँ से शुरू हुआ, एक न्यूरॉन, वहाँ से दूसरा न्यूरॉन क्या हुआ, यानी बी न्यूरॉन है, उस क्या होता है? शुरू हो जाता है। वैसे तो कितना न्यूरॉन है? 100 बिलियन न्यूरॉन है, क्लियर है? एक बार फिर से बोलते हैं, हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है? सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन, ठीक है? न्यूरॉन की संरचना में क्या होता है? उसका एक ही काम है कि मैसेज को ट्रांसफ़र करना। जो भी आपके साथ प्रतिक्रिया होता है, चोट लगना, है ना, दर्द होना, कुछ भी चीज़ें होता है, वो मैसेज कहाँ भेजता है? दिमाग के पास, क्योंकि दिमाग ही हमारे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है, क्लियर है? और वो किसके थ्रू जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है? वो होता है न्यूरॉन के थ्रू। और हमारे शरीर में जो है टोटल 100 बिलियन न्यूरॉन क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है, क्लियर है? हम ये भी पढ़े कि इसमें जो है कोशिका विभाजन सबसे कम होती है, लेकिन होती तो है, कम होती है। जब न्यूरॉन की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें से हम पढ़ते हैं कि ये जो है डेंड्रॉन वाला पार्ट है, और इसको हम बोलते हैं एक्सॉन वाला पार्ट, यानी सिर वाला पार्ट, और ये है पूंछ वाला पार्ट, है ना? तो मैसेज का जो कलेक्ट करता है वो करता है डेंड्रॉन, या डेंड्रॉन में कौन करता है? तो करता है डेंड्राइट, है ना? डेंड्राइट में जब आता है तो ये नेजल ग्रेन्यू से होते हुए एनर्जी देता है, और ये होते हुए एक्सॉन वाले चला जाता है। एक्सॉन में दो चीज़ होता है, एक माइलिन शीथ होता है। माइलिन शीथ का काम है, एक तो प्रोटीन है, एक माइलिन शीथ, तो एक तो इसका लेयर बनाने का काम करता है, प्रोटेक्शन का, और दूसरा है कि वो क्या करता है कि मैसेज को भी ट्रांसफ़र करने का काम करता है, क्लियर है? और उसी में एक क्या होता है, माइलिन शीथ में 2 सेल होते हैं। जो माइलिन शीथ बना होता है वो होता है कौन सा सेल? स्वान सेल और ग्लियल सेल। और यही स्वान सेल ग्लियल सेल क्या करता है कि जो हमारे शरीर में क्या होती है ना, कोशिका विभाजन करता है। न्यूरॉन में जो कोशिका विभाजन करता है ये कौन करता है? माइलिन शीथ की वजह से ही होता है ना? अगर ज़्यादा हो जाए या नियंत्रित तरीके से हो जाए तो हम उसी को बोलते हैं ब्रेन कैंसर या ट्यूमर बोलते हैं, है ना? तो ये है। और उसके बाद हम पढ़े नोड ऑफ रनवियर, इसका भी काम है मैसेज को बहुत तेज़ी से पहुंचाना। अगर मैसेज यहाँ आ गया, सबसे लास्ट टर्मिनल है इसका एक्सॉन का, यह है एक्सॉन टर्मिनल, है ना? उसके बाद मैसेज एक्सॉन टर्मिनल में आता है, फिर कहाँ जाता है? सिनेप्टिक नोब में, है ना? ये वाला पार्ट जो है। और उसके बाद आता है सिनेप्टिक गैप, यानी गैप में, और ये है डेंड्रॉन वाला पार्ट। यानी अब अगर बोलेगा कि एक्सॉन को डेंड्रॉन से कौन जोड़ता है, तो एक तो है कि ये दोनों के बीच जो गैप है, ये कौन सा गैप है? साइनेप्स गैप। और जोड़ता कौन है? तो यही साइनेप्स ही करता है। अलग भी साइनेप्स ही करता है, जोड़ता कौन है? साइनेप्स गैप ही जोड़ता है ना? तो ये पूरा हो गया क्या चीज़? न्यूरॉन का संरचना और न्यूरॉन कैसे काम करता है ना? ये हम एक पढ़ लिए, उसी टाइप से 100 बिलियन ऐसे ही काम करता है, सेम,
है ना। तो ये पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी आज जो है वो नर्वस सिस्टम समाप्त हो गया, है ना। आप क्वेश्चन बनाइए, आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ बोलना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, है ना। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। और यहाँ से सवाल भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, इसके बिना जो है बायोलॉजी से काम चलता ही नहीं। एंडोक्राइन सिस्टम, क्लियर। थैंक यू।